नए स्टूडेंट जब आ रहे थे ना, तो उनके माइंड में जो पर्सपेक्टिव होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है यूरोप के बारे में, मूवीज से या नेटफ्लिक्स से या किसी के सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम से। हाउ रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, यू एंड आई बोथ नो दैट। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो फोकस अपनी डिग्री पे रखें और अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे रखें। इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछते हैं कि मतलब आपसे ये नहीं पूछते कि तुम्हारा जीपीए कितना था, तुमने कितने कोर्सेज पढ़े थे। पहले यही पूछते कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है, तुम्हारा स्किल सेट क्या है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फिनलैंड की स्टोरी की सीरीज़ में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उस हवाले से आज हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ीशान वहीद। तो ज़ीशान से जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, कब ये फ़िनलैंड आए, कैसी इनकी ओवरऑल जर्नी रही है, और बेसिकली इनसे कहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग, और ख़ास तौर पे वो लोग जो फ़िनलैंड आने के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनका फ़ायदा हो सके। तो ज़ीशान, सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू। अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो तो फिर गपशप आगे चलाते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे शुएब ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान वहीद है और मैं फिनलैंड में भी तकरीबन 9 साल से रह रहा हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एट नोकिया एज अ सॉक आर्किटेक्ट, और इसके साथ मैं अपनी पीएचडी डिग्री भी मैंने कंटिन्यू की हुई है। एंड ओरिजिनली आई केम टू फिनलैंड इन 2015 टू परस्यू माय मास्टर डिग्री इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। सो दैट्स ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि आप वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए फिनलैंड आए हो, तो इस हवाले से थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस फील्ड से ताल्लुक़ भी रखते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं और आगे जो भी उनका मेजर है, कि आपने फिनलैंड को देखते हुए वायरलेस कम्युनिकेशन सिलेक्ट की, या इसके पीछे क्या रीजनिंग थी? तो एक्चुअली इसको मैं इस तरह आंसर करूंगा कि इसमें थोड़ा लर्निंग लेसन भी हो, मतलब जो हमारे ऑडियंस देख रहे हो। तो जब हम पाकिस्तान में होते हैं, बैचलर्स कर रहे थे ना, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमारा मोस्टली फोकस पढ़ाई पे होता है, अच्छे मार्क्स लेने पे होता है। हमें वो जो वर्ल्ड व्यू है वो एज सच इतना विजिबल नहीं होता उस टाइम पे। दूसरा, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज भी मतलब इतनी नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर है कि हम मोस्टली चीज़ों को थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, या अगर हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो हम लैब में ही कर रहे होते हैं। ओरिजिनली मैं जब बैचलर्स कर रहा था तो आई वाज वेरी बिग फैन ऑफ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और शुरू से जब मैंने मतलब फाइनल ईयर में हम पहुंचे तो इवन माय बैचलर प्रोजेक्ट वाज सोलर पावर्ड रिक्शा। सो जब हम फाइनल में पहुंचे तो मेरा आई वाज फोकस तो यही था मैंने कि मैंने बाहर जाना है, मैंने हायर एजुकेशन के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी है। वहाँ पे जैसे अब सारे बड़ी कंपनीज देख ली, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, उनके अपनी रिसर्च सेंटर्स हैं। तो पहले तो मेरा वही था, लेकिन बहरहाल जर्मनी में ये था कि कंपटीशन थोड़ी टफ थी। तो देन माय सेकंड प्रायोरिटी वाज वायरलेस कम्युनिकेशन, और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए मैंने फिनलैंड पर इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली फिनलैंड, मतलब पहले आपकी जो GSM कॉल हुई थी वो फिनलैंड से हुई थी। नोकिया इज़ द मैन, नोकिया मोबाइल्स और फिर नोकिया मोबाइल नेटवर्क्स, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू इज़ द हब ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। So then after discussing with some senior, doing my own research, then I decided to come to Finland and pursue my wireless communication degree here. उसकी एक और रीज़न ये भी थी कि चूंकि नोकिया जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पे थी जिसमें मैं अभी काम कर भी रहा हूँ, तो जॉब प्रोस्पेक्ट भी उस हवाले से अच्छा था। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि लेसन 1 ये था कि समटाइम हम प्लान करते हैं एक चीज़ को, जो जब जैसे मेरा फोकस था ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक पे, लेकिन कभी कभी फॉर सम रीजंस यू डू नॉट अचीव दैट। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बेशक, मतलब इट्स लाइफ, अगर एक चीज़ आपसे नहीं हुई आप हिम्मत ना हारो, यू कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स इन विच यू थिंक यू आर बेटर, और उसमें परस्यू करो। सो या दिस वाज माय जर्नी टू फिनलैंड। ठीक है, चलिए अच्छा हो गया कि आपने एक तो अपनी जर्नी के बारे में भी बता दिया, और साथ साथ एक उसमें लर्निंग पर्सपेक्टिव भी है हर उस बंदे के लिए जो इस डिसीजन मेकिंग वाले स्टेप पे है कि एग्जैक्टली कहाँ जाया जाए। बिल्कुल। तो ज़ीशान, आपने अपनी जर्नी के बारे में बता दिया, क्या करने के लिए आए और आप करंटली भी क्या कर रहे हो। तो मुझे ना कुछ कमेंट सेक्शन में भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि
भाई कैसा एजुकेशन सिस्टम है फिनलैंड का, क्या हम लोग सरवाइव कर लेंगे, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम पाकिस्तान से फिनलैंड आ रहे हैं। हमारे जहन में भी मुझे याद है जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं। तो सेम गोज उन लोगों के लिए जो अभी इस फेज में है। तो आप अगर इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहो या उन लोगों को गाइड करना चाहो कि पाकिस्तान का सिस्टम और फिनलैंड के सिस्टम में क्या डिफरेंस है और उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब वो फिनलैंड आ रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे आपने खुद बताया मोरलेस हम दोनों सेम ही डिपार्टमेंट में थे। अगर आपको याद हो शुरू में जब मैं आया था तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन खैर हमारी मेंटालिटी या माइंडसेट वही पाकिस्तान वाला था। मैं हर एक सीनियर के पास जाता था कि अभी भी मेरे कुछ दोस्त मुझ पे मतलब हंसते हैं कि तुम लोगों को ना जज करते थे कि उन्होंने कितने क्रेडिट्स पढ़े सेमेस्टर में या 2 साल में। तो उसकी रीज़न यही थी कि मैं भी यही सोचता था कि भाई बस जल्दी जल्दी क्रेडिट्स करने हैं, जीपीए लेना है एंड देन जॉब सर्च। तो खैर बहरहाल फिर जब मैं यहाँ पे आया और कोई 6 महीने हुए, देन आई रियलाइज कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स नॉट फोकस्ड ऑन कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने अच्छा रट्टा लगाना है। फिनलैंड में ये लोग कोशिश करते हैं कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिकली चीज़ों को आप समझे। और फॉर दैट रीजन यहाँ पे हर एक कोर्स में आपका इन पे एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है विच इज़ एन इक्विवेलेंट टू जिस तरह हमारे बैचलर्स में फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है इस तरह। उसकी रीजन ये होती है कि वो आपका टीचर जो है वो आपको इवेल्युएट करता है और हर एक बंदे का अलग प्रोजेक्ट होता है हर एक स्टूडेंट का। उसकी रीजन ये होती है कि वो आपको इवेल्युएट करता है कि आपने जो कोर्सेज लिए उसको आपने समझा भी है कि नहीं, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर सकती भी कि नहीं। तो दैट्स वन रीजन। और उस पे प्रोफेसर एग्जाम से ज्यादा उस पे सख्ती करता है कि आप किसी से कॉपी ना कर लो, आप किसी। तो ये मेजर डिफरेंस है। हमारा फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम है, इट्स वेरी इजी। प्रोफेसर्स मतलब फोकस होता है उनके कि उनका स्टूडेंट समझे, फिर वो आपको प्रोजेक्ट देते हैं। और प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको अगर आप खुद करते हो तो इवेंचुअली आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो। उसमें आपकी सेल्फ लर्निंग होती है, उसमें आपकी मतलब ग्रोथ होती है, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिफरेंस। और फोकस मोस्टली इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होता है। वो यहाँ पे बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि आप जो है ना इंडस्ट्री के लिए रेडी हो। तो पाकिस्तान से जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक टिप यही है कि मतलब आप जब यहाँ आते हो ना तो ये बिल्कुल जहन में ना रखे आओ कि बस आपने फ़ौरन डिग्री करनी है और डिग्री के बाद आपको मतलब जॉब मिल जाएगी। आप अगर यहाँ से डिग्री परस्यू करते तो ये सोच के परस्यू करो कि आप चीज़ें सीखोगे, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, आपके पास टाइटल मतलब डिग्री हो, आपने 5 GPA लिया हो, बट इफ़ यू डोंट नो समथिंग प्रैक्टिकली इंडस्ट्री विल नॉट प्रेफर यू। तो आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आप कोशिश करो कि चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो, उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो। बिल्कुल। तो आई होप वो स्टूडेंट्स जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं या जिन्होंने एडमिशन अप्लाई कर दिए हुए हैं और वेट कर रहे हैं, उनको खास तौर पे क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है। ज़शान ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया है कि सिस्टम आसान है, आपने बेसिकली अपना जो फोकस है वो लर्निंग की तरफ रखना है, तो आपको फिर आगे फ़ायदा ही होगा। अच्छा, तो ज़शान अभी करंट सिचुएशन तो इस तरह की है कि लोगों ने एडमिशन अप्लाई कर दिए हुए हैं फिनलैंड में, क्योंकि एडमिशन का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया हुआ है और अब वेट कर रहे होंगे एडमिशन का। और हम लोग भी ज़ाहिर है इस फेज में थे जब हमने एडमिशन अप्लाई किया और एंशियसली वेट कर रहे थे कि यार अब एडमिशन आए, अब एडमिशन आए। और उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में चल रही होती हैं कि वहाँ जाएंगे तो ऐसी लाइफ होगी, ये होगा, सारी चीज़ें शायद रेडी पड़ी होंगी। और फिर ज़ाहिर है कल्चर भी डिफरेंट है बिल्कुल वहाँ के हवाले से, यहाँ पे टोटली हर चीज़ डिफरेंट है, मौसम डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, ज़बान डिफरेंट है। तो इस हवाले से अगर आप थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहो उन न्यू स्टूडेंट्स को जो प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये शोएब तुमने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। अभी जो हमारे अक्सर नई स्टूडेंट जब आ रहे थे ना तो उनके माइंड में जो पर्सपेक्टिव होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है यूरोप के बारे में। मोस्टली हम जो पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे जो यूरोप और यूएस के बारे में इमेजिनेशन है तो वही से आता है, या मूवीज से, या नेटफ्लिक्स से, या किसी के सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम से। हाउ रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, यू एंड आई बोथ नो दैट। तो जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं, जिनको एडमिशन्स मिल चुके हैं, जो अभी मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले एडवाइस तो उनके लिए कि फिनलैंड आप बिल्कुल ये सोच के ना आए कि आप फिनलैंड आएंगे, आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे पैसा कमाएंगे। अगर आपने डिग्री के लिए आना है, योर फोकस शुड बी ऑन योर डिग्री।
उसकी रीज़न ये है कि फिनलैंड में आपको, अब जब आप किसी इंडस्ट्री अप्लाई करते हो तो आपके पास जब फिनिश यूनिवर्सिटी से डिग्री ना हो तो यू आर ऑटोमेटिकली नॉट कंसिडर्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो फोकस आप जब यहाँ पे आते हो तो फोकस अपनी डिग्री पे रखें और अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे रखें। जैसे कि अपने ये पिछले पार्ट में हमने मेंशन किया कि फॉर एग्जांपल जीपीए इज़ नॉट एवरीथिंग हियर। यहाँ पे मेन चीज़ है कि आप की स्किल्स डेवलपमेंट हो, क्योंकि आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी कंपनी में तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछते हैं कि मतलब आपसे ये नहीं पूछते कि तुम्हारा जीपीए कितना था, तुमने कितने कोर्सेज पढ़े थे। पहले यही पूछते कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है, तुम्हारा स्किल सेट क्या है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को फोकस रखे। अभी भी आपके पास टाइम है, मेरे ख्याल से अगस्त से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होगा, तो जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसी से अभी से अपने आप को ना थोड़ा स्किल्स जो है ना स्किल सेट डेवलप करना शुरू कर दे। वो आपको आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प देगा, और लेट्स से अगर आप यहाँ पे लैंड करते हो और आप अपनी स्टडीज़ के साथ कोई पार्ट टाइम रेलेवेंट भी और फील्ड ढूंढना चाहते हो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखें, यूरोप में आप जब आते हो, खासकर शेंजन जो एरिया है स्कैंडिनेविया, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। और लैंग्वेज बैरियर की मेन रीज़न ये है कि आप जब यहाँ पे उतरते हो तो लैंग्वेज उसका एक मसला ये है कि कुछ जॉब्स जो है ना उसको आपको बैरियर होता है लैंग्वेज का, मतलब आप कुछ वो स्किल सेट होता है, आपको चीज़ आती है लेकिन लैंग्वेज की वजह से आप परस्यू नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल भी जहन में सोच कर ना आए कि जैसे ही मैं फिनलैंड में उतरूंगा अगले दिन मुझे जॉब मिल जाएगी। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स गैप। बिल्कुल। तो अगर आप ये 6 मंथ्स गैप आप रखोगे ताकि फर्स्ट 6 मंथ्स में आप एडजस्ट हो, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू एक डिग्री को एक प्लेटफॉर्म पे डाल दे, आपकी डिग्री फ्लो हो, ऑफ कोर्स उसके बाद दिन आप मतलब जो और जॉब ढूंढ लो। अगर लेट्स से यू वांट टू हैव सम और जॉब, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे हमने भी जॉब्स की है, और जॉब लोग करते भी रहे हैं, इसमें कि फूड डिलीवरी है, पेपर डिलीवरी है, मैकडोनल्ड में काम करना, इस तरह काम है। लेकिन वो और जॉब भी आपने उसका अपना इनकम नहीं बनाना कि आप फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी का जॉब शुरू करो एंड देन आप पाकिस्तान भी पैसे भेजो और आप उसका अपना एक जरिया माश बना और डिग्री आपकी वही की रह जाती है। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी फिनिशिंग योर डिग्री। बिल्कुल। तो ज़शान ने अपने ज़ाहिर ओवरऑल एक्सपीरियंस से जो उसने चीज़ें यहाँ पे लर्न की हैं आपको गाइड किया है उस हवाले से भी, और अगर इसका कोर देखा जाए तो मेनली यही है कि आपने अपनी डायरेक्शन उसी तरफ रखनी है जो आप करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। Exactly. और इसमें एक और चीज़ ना करंट सिचुएशन के हवाले से आई थिंक ये भी है कि हमारे टाइम पे एजुकेशन फ्री थी। Exactly. तो हम पे एज सच कोई बाउंड नहीं था बिल्कुल कि जी हमने ये 2 साल के अंदर अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, तो एज सच उतनी पूछ नहीं थी। Exactly. लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, अब जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर वो स्कॉलरशिप वाला केस है तो आपने वो तो लिमिट है कि आपने उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल 55 क्रेडिट्स हैं शायद एक साल में, अगर किसी को स्कॉलरशिप मिला हुआ है तो अगर वो नहीं करता तो स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपके लिए ज्यादा इस चीज को आई थिंक देखने की जरूरत है कि आपने बैलेंस ज्यादा रखना है। इवन हमारे केस की निस्बत पे जैसे हमें लगता है कि उस टाइम पे क्योंकि हम पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं थी, अब फीस लग गई है, स्कॉलरशिप है, तो इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है या जो आपकी स्किल लर्निंग वाली जो एक आदत है वो आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अच्छा ज़शान, अब आपको तकरीबन ज़ाहिर 9 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो ज़ाहिर इन वीडियो का मकसद भी यही है कि जो लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो नए लोगों के साथ शेयर किया जाए। बिल्कुल। और आई थिंक ये फिनलैंड के हवाले से भी हो सकता है और उनके लिए भी हो सकता है कि जो किसी और कंट्री जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो अगर आप रिवाइंड करो कैसेट और आपको लगे कि यार कुछ चीज़ें हैं जो मैं जब नया आया था या शुरू में इम्प्रूव कर सकता था, तो थिंग्स कुड हैव बीन चेंज। मतलब ये रिग्रेट वाला नहीं है, क्योंकि कई दफा लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे आपने पहले भी बताया कि आप प्लान कुछ करते हो कई दफा और हो कुछ जाती हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल कई दफा ये चीज ज़हन में आती होगी कि अगर इस तरह से कर लेता तो शायद ज्यादा फायदा होता। मतलब बेसिक चीजें, और ऑफ कोर्स देयर आर नो रिग्रेट्स, हमेशा लेसन लर्न ही होते हैं। और कहते हैं कि वाइज मैन वो है कि जो दूसरों के मिस्टेक से या दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करे, बजाय कि वो उसको खुद एक्सपीरियंस करके फिर लर्न करे। तो इफ आई गो बैक, कुछ चीजें जो मैं अगर दैट आई वुड लाइक टू डू डिफरेंटली, तो पहली चीज तो ये कि मैं जब यहाँ पे आया था तो
जो इनकी लैंग्वेज है मतलब फिनिश लैंग्वेज है उस पर हमारा फोकस इतना नहीं था। बहरहाल तो योर प्रायोरिटी शुड बी कि आप अपनी डिग्री करो, उसके साथ आप जो है ना लैंग्वेज पे फोकस करो। लैंग्वेज आप जितनी जल्दी सी नट हमारे लोग अक्सर लैंग्वेज पे फोकस करते हैं कि सिटीजनशिप मिल जाए, दैट शुडंट बी योर गोल। इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट, अगर आप फिनलैंड में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स वाइड हो, आप लैंग्वेज पे फोकस करो आते दिन के साथ ही। दिन में आप बेशक उसको 15 मिनट्स दो, बट स्टार्ट समवेयर। और दूसरा, नाउ इफ आई रिवाइंड एंड गो बैक, तो मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो एज आई सेड कि फर्स्ट 6 मंथ्स आई वाज स्टिल इन अ डिलेमा, और मेरा फोकस मेनली उसी पे था कि बस मैं डिग्री कंप्लीट करूं, और लर्निंग पे मेरा इतना फोकस नहीं था। तो नो गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आता और मुझे आइडिया होता कि फिनलैंड की इंडस्ट्री क्या या ओवरऑल दुनिया की यूरोप की इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, तो आई वुड हैव हैड फोकस्ड मोर ऑन like taking such courses which would improve my either programming skills or technical skills, mathematical skills that I could use in my job. तो वो चीज़ of course बाद में हमने learn की, but was the learning curve was higher for us. तो आजकल मतलब मॉडर्न दुनिया है, वही आईटी भी चल रही है, तो आप जब आते हो तो कोशिश करो कि अपने स्किल सेट को शुरू से ही आप फोकस इम्प्रूव करना मतलब शुरू कर दो, दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो नए स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, वो आई थिंक ये दोनों चीज़ें खास तौर पर जो जिशान ने मेंशन किया ना, ये नोट डाउन कर लें, ये वाकई ही बहुत ज़रूरी हैं। और हमने ये चीज़ें मतलब गलती की है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि शुरू में क्योंकि हम स्टडीज़ पे लग जाते हैं, फिर पार्ट टाइम जॉब्स पे लग जाते हैं, तो वो हमारा मेन फोकस हो जाती हैं दो चीज़ें। Exactly. और लैंग्वेज कहीं बीच में रह जाती है, वो एक मेन कोर्स जो हमने डिग्री के लिए रिक्वायर्ड होता है वो बस पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली वो बाकी चीज़ें। एक चीज़ अब मैं इसमें ऐड कर दूँ, जो अक्सर हमारे वो जुनैद अकरम एक बड़े फेमस व्लॉगर है पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक बार एक बात की थी। वो बात उन्हें ये थी कि हम अक्सर जो पाकिस्तानी हम जब बाहर जाते हैं ना किसी दूसरे मुल्कों में, तो हम सिर्फ अच्छी सड़कों पे होते हैं, अच्छे घरों में होते हैं, कहते हैं, बाकी हमारा वो सारा सिस्टम वही चल रहा होता है। तो आई मीन इट्स अ गुड थिंग, आप अपनी कम्युनिटी बनाओ, पाकिस्तान अपनी इवेंट्स करो, देसी गाना शाना बनाओ, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो आप उसकी कल्चर को स्टडी करो। स्टडी मतलब इन अ वे, यहाँ पे जो और लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अब फिनिश लोग हैं, आप उनके साथ इंटीग्रेट करो, आप उनके साथ मिलजुल के बैठो। उसकी मतलब अक्सर हमारे लोग रिलक्टेंट होते हैं या हेजिटेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यार हमारा रिलीजियसली मोस्टली होता है लोगों का कि भाई इनका रिलीजन हमसे डिफरेंट है तो वी डोंट वांट टू मिंगल विद देम। ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि ये लोग काफ़ी मतलब आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी जो चॉइसेस है, लेकिन आप इनके साथ मिलजुल कर बैठोगे, एक तो आपको फिनलैंड के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बिल्कुल। दूसरा आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे लोकल। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं पेशावर में रह रहा हूँ या मैं पेशावर का हूँ, बाहर से कोई बंदा आता है तो मैं अगर वो मेरे साथ बैठेगा तो मैं उसको पेशावर में जो छुपी छुपी जगह है जैसे जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, बजाय कि आप इंटरनेट पर ढूंढो, आपको वो कल्चर के बारे में भी ज्यादा बताएगा कि फलां जगह पे इवन दिस मैटर कि वो आपको बताए कि फलां जगह पे भी बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल्स के साथ आप इंटीग्रेट हो, आपको चीज़ें भी पता चलेगी, आपको और जॉब प्रोस्पेक्ट्स का भी पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप लैंग्वेज भी इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको दूसरी मतलब छोटी मोटी जो आपको चीज़ें आपको नहीं पता होती, फॉर एग्जांपल डे केयर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, यहाँ के गवर्नमेंट के रिलेटेड, वो चीज़ें भी आपको पता चलेगी। बिल्कुल। तो इंटरकल्चर वो अपनाए, मतलब लोकल अपने कम्युनिटी के साथ भी गैदरिंग करे, लेकिन इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। बिल्कुल गुड थिंग। ये भी जिशान ने बड़ी अच्छी चीज़ ऐड की है कि, और ये रिलक्टेंट मैंने भी देखा कई लोग होते हैं, और आई थिंक उसमें अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है, आप इतना तो आपको मैच्योर होना चाहिए ना इस पॉइंट पे कि आप अगर बैचलर्स डिग्री करके पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी आप किसी प्रॉब्ली दूसरे शहर गए होंगे, डिफरेंट लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया होगा, तो इतना आपका मैच्योरिटी का लेवल हो जाना चाहिए कि आपको डूज एंड डोंट्स अपनी पता हो कि यार मेरी ये लिमिट है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। और कोई आपको गन पॉइंट पे तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं यार ये तुम मेरे साथ यहाँ चलो, मतलब एंड दे रिस्पेक्ट यू, दे नो लाइक योर चॉइसेस, योर रिलीजियस। यहाँ पे तो रिलीजन का बहुत रिस्पेक्ट है। नो मतलब लोग कहते हैं कि भाई आप फॉलो करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ये कोई आपको फोर्स नहीं करता, ना आपको जज करता है कि ये देखो ये नहीं कर रहा, या आप उनको आप फॉर एग्जांपल
इम्प्रेस करने के लिए आप ऐसा कुछ कर दो जो मतलब दैट्स नथिंग, जस्ट बी नॉर्मल एंड इंटीग्रेट विद देम, दे विल लर्न अबाउट योर कल्चर, यू विल लर्न अबाउट देयर कल्चर। बिल्कुल। और जो आपने लास्ट में चीज मेंशन की ना कि जैसे अगर आप पेशावर में हो या जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, आप वहाँ पे हो और कोई वहाँ पे इंटरनेशनल बंदा आता है, तो आप मोर देन अपने आप को हैप्पी समझोगे कि उसको मैं एंटरटेन करूं, बताऊं, उसको मैं हेल्प करूं, उसको तो चीजें बताऊं। एग्जैक्टली इंसान की सोच या जो वो एक कह लो कि साइकी वो तो सेम है। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं अगर आप उनको बताओगे तो वो आपको अच्छा फील करेंगे फिनलैंड के बारे में बताने के लिए। और दूसरा ये भी मैंने खुद भी चीज नोट किया जो अभी आपने बताया ना कि डिफरेंट चीजों के बारे में आपको लोकल से पता लगता है। एग्जैक्टली इतने प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जो मुझे नहीं पता थे। और जाहिर हमारी फिर शुरू में खास तौर पर जब हम आते हैं तो हमारी ज्यादा उठना बैठना ज़्यादा देसियों में होता है कि भाई हमें थोड़ी कंफर्ट मिलती है, बिल्कुल थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। तो वो बाद में जब लोकल से साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट किया तो पता लगा कि यार अच्छा ये चीज ढूंढनी है तो इस प्लेटफॉर्म से है, ये चीज है तो इससे है। तो फिर आपने एक लाइफ का डिसीजन लेना है यहाँ आने के लिए। जाहिर है मोस्टली तो मोर देन 90% लोग वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहने के बारे में सोच रहे होते हैं या प्लानिंग कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल अब ये फिनलैंड मतलब फिनिश कंट्री है, इन लोग की अपनी कंट्री है। आप गूगल पे कोई चीज सर्च करोगे तो अनलेस एंड अनटिल यू सर्च इट इन फिनिश वो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा लेट्स से एक मैकेनिक है या फॉर एग्जांपल इनकी कोई सेकंड हैंड शॉप है, उसने अपना वेबसाइट बनाया हुआ है, उसने अपना बिजनेस खोला है, उसने फिनिश में सारा कुछ किया हुआ। बिल्कुल, तो इट विल हेल्प यू लाइक टू फाइंड आउट थिंग्स। मैं आपको एक मिसाल दूं, रिसेंटली यहाँ पे सिटी सेंटर में एक जगह है कापाली, मतलब वहाँ पे तांपरे की लोकल क्यूजीन जो है बेहतरीन, आपको बर्गर भी वहां से मिलेगा, वहां से आपको कॉफी भी मिलेगी, वहां से आपको आइसक्रीम वगैरह जो भी है। और उसके बारे में मुझे पता चला है आफ्टर 7 years इन फिनलैंड। तो मतलब आप खुद अगर आप और मुझे वो भी किसी लोकल ने बताया कि यू शुड गो देयर एंड यू शुड ट्राई दैट। बिल्कुल, तो इस तरह काफी सारी चीजें आप मिस आउट कर देते हो अगर आप इंटीग्रेट नहीं होते। तो जी गपशप को आगे बढ़ाते हैं जिशान। अब खास तौर पे हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं जो हमारी फील्ड से रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं या इवन कर ली हुई है, उन्होंने बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान में और कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या इवन अभी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको जरा आप एडवाइस दो अपने एक्सपीरियंस से। ओवर द इयर्स आपने यहाँ पे रिसर्च भी की है, एकेडेमिया में भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ माशाल्लाह आपको इंडस्ट्री में भी काम करते हुए काफी साल हो गए हैं। बिल्कुल, तो उनको जरा बताओ कि कौन सी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए ताकि उनका जो आगे कैरियर प्रोस्पेक्ट है वो जरा बेहतर हो सके पाकिस्तान के हवाले से भी, इवन दो के ठीक है मार्केट काफी छोटी है, इंटरनेशनल हवाले से भी। हाँ शायद वैसे अगर आप हमारे जो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिकल जब हम बैचलर्स करते हैं फॉर एग्जांपल बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो अगर आप उस क्यूरिकुलम को देखते हो ना तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। लेकिन मसला हमें एक है, मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि हमारा फोकस सिर्फ ये होता है कि डिग्री करनी है, जीपीए लेना है, दैट्स इट। अब फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मिसाल ले तो बैचलर्स में सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करके आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं, आपको डिजिटल डिजाइन भी सिखाते हैं एक ही डिग्री में। और इवन इफ यू बिसाइड मतलब अगर आपकी डिग्री टोटली चेंज है, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, इवन उसमें भी आपको शुरू में ये चीजें भी सिखाते हैं। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, आपको डिजिटल लॉजिक डिजाइन के बारे में सिखाते हैं। मुझे याद है हमारा कंट्रोल सिस्टम का भी होता है विच इज रिलेटेड टू ऑटोमेशन। इसके अलावा फिर आपको कम्युनिकेशन के बारे में भी दिखाते हैं। और इन सब टॉपिक्स को आप उठा लो। और अच्छा इसके अलावा हमारा कैलकुलस होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो इन 5 एरियाज को आप उठा लो, अगर ये आप सही तरह से पढ़ते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, दैट्स द कोर ऑफ द होल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो आजकल तो फॉर एग्जांपल आप ऑब्वियसली फिर आप मास्टर्स जब करते हो तो मास्टर्स बेसिकली मीन दैट यू मास्टर योर स्किल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन besides whatever degree you have had in bachelor's का मसला जो more or less curriculum होता है, प्रोग्रामिंग सबने पढ़ी होती है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन भी आपको बेसिक सबने पढ़ी होती है, इसके अलावा आपको मैथ्स तो सबने पढ़ी होती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में जो बंदा आता है वो मटेरियल का हो क्या वो आर्किटेक्ट जो भी हो, सबने मैथ्स पढ़ी होती है। इन टुडेज मॉडर्न इंडस्ट्री और मॉडर्न एरा आपके पास अगर 2 स्किल्स हो, no matter what is your degree, even if you are a biomedical or biosciences or whatever, आपके मैथ्स की स्किल्स थोड़े अच्छे हो और आपको प्रोग्रामिंग आती हो। प्रोग्रामिंग की भी काफी इट्स अ बिग वर्ल्ड, काफी लैंग्वेज है, लेकिन सी इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। आपको सी लैंग्वेज आती है, यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट।
तो आप जब बैचलर्स कर रहे होते हो तो इन दो चीज़ों पे मतलब फोकस रखो पाकिस्तान में, मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। ये दो स्किल्स आपके पास होंगी, आप दुनिया में जहाँ भी जाएंगे, फिनलैंड हो, यूएस हो, तो आई कैन गारंटी यू कि दैट यू विल नेवर लाइक एनी जॉब, क्योंकि आपकी सारी इंडस्ट्री इन दो चीज़ों पे खड़ी है, प्रोग्रामिंग पे और मैथ्स पे। आपको बिल्कुल। दो चीज़ें, आप चीज़ें समझते हो, यू कैन इम्प्लीमेंट इट। बाकी जो है उसको मतलब थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स एक चीज़ में अगर आप मास्टर्स करते हो तो देन यू हैव बेटर नॉलेज ऑफ दैट थिंग, लेकिन इवन इफ यू आर अ पीएचडी, इफ यू आर अ पोस्ट डॉक, दीज टू थिंग्स विल ऑलवेज हेल्प यू। बिल्कुल। तो बेशक आपकी बैचलर डिग्री आपने किसी भी फील्ड में की हो और अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हो, लेट्स से अक्सर हमारे लड़के यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को देखते हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मतलब बाकी क्या बात करते हैं। मैं जब आया था फिनलैंड, तो मेरे ख्याल से वायरलेस कम्युनिकेशन में एक शुएब ताहिर था मेरे साथ और एक मैं था, हम दो बंदे थे। इसके अलावा ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में पाकिस्तान से आए थे कोई 10-12 बंदे। तो उनको मैं देखते ना मतलब शुरू से ऑफ कोर्स शुएब भाई से हमारे इतनी वो नहीं थी, तो शुरू में मुझे लगता था कि मैं इनको जब देखता था ना, ये लोग आते थे सारे बैठ के एक असाइनमेंट कर रहे होते मिल बैठ के, मैं देखता मैंने कहा सारे मिल के बैठ के असाइनमेंट कर रहे, मैं इधर अकेला बैठा खजलील हूँ। मुझे काफी होता था ना कि मतलब मैं अकेला हूँ, मुझ पर बर्डन है। एक टाइम आया, मैंने सोचा, मैंने कहा मैं भी ऑटोमेशन पे चेज करता हूँ। बट टू दिस डे आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन उस टाइम पे वो स्टेप नहीं लिया। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर तो मिसाल मतलब मेरा ये था कि अक्सर हमारे लड़के आते ना, फिर वो देखते कि भाई इस फील्ड में ज्यादा जॉब्स है, इस फील्ड में जॉब ज्यादा है, फील्ड सारे एक जैसी है, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट्स। एग्जैक्टली। तो अपनी मतलब ये दो स्किल्स जो मैंने आपको बताई है, इनको आप प्रूव करो। सो आई थिंक क्योंकि ये स्किल्स आपके पास होती है तो बाकी आप सीख लेते हो। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग या नहीं आई है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल। आपको मैथ्स आती है, यू कैन इजीली ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स। कंट्रोल सिस्टम्स है, मैथमेटिक्स है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है। तो focus on improving those things और तो I think you should be good wherever you go। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव कि आपका मेजर क्या है, टेलीकम्युनिकेशन है, पावर है, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ज़ाहिर है ज़शान ने अपने सारे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें ज़ाहिर उसने इंडस्ट्री में भी देखी हैं और रिसर्च में भी देखी हैं। तो इन चीज़ों को नोट डाउन करें और इनको सीरियसली लें, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम अब काइंड ऑफ कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यार शायद अगर इन चीज़ों को हमने थोड़ा ज़्यादा लिखा होता, या इवन ज़शान ये भी चीज़ यहाँ पे है कि पाकिस्तान में ना, ये आपने भी नोट किया होगा कि अगर कोई बहुत बेसिक चीज़ है ना, तो हमको कहते हैं यार ये तो बड़ा बेसिक है, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने बड़ी डिफरेंटली देखी है। मैंने यहाँ पे किसी प्रोफेसर को या कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ तो अपने मैनेजर को ये चीज़ कहते हुए नहीं देखी कि यार दिस इज वेरी बेसिक, यू शुड ऑलरेडी नो दिस। उनको ये पता है कि अगर बेसिक किसी को पता है ना तो इट्स अ बिग थिंग। ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे आपने कहा ना कि अगर आपको ये 2-3 चीजें आती हैं तो ऑन टॉप ऑफ दैट आप चीजें बड़े आराम से बिल्ड कर सकते हो। तो इस वजह से बेसिक्स पे फोकस करें। इसकी एग्जांपल ये है कि मैथ्स में जैसे हम पढ़ते हैं ना मैट्रिसेस, बिल्कुल, हम जब उसको सॉल्व करते थे हम कहते हैं कि यार व्हाट इज दिस, लाइक व्हाई आर वी डूइंग दिस। अभी हमें इंडस्ट्री में टाइम गुजार के, यहाँ पे टाइम गुजार के हमें पता चला कि भाई मैट्रिस इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल, मतलब हर चीज में वो आपकी मैट्रिस यूज होता है। एग्जैक्टली। तो बेसिक्स पे फोकस करें और इंशाल्लाह चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। तो ज़शान, एक और टॉपिक है जो उन लोगों का कंसर्न होता है जो फिनलैंड आ रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हमारा भी था एक पॉइंट पे कि ठीक है हम डिग्री कर लेंगे, स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट पे यहाँ पे आएंगे, फिर जॉब मिलती है तो वर्क परमिट पे चले जाएंगे, फिर आगे पीआर है, सिटीजनशिप है। बिल्कुल। तो उन लोगों को जरा थोड़ा सा एडवाइस कर दो कि क्या फिर यहाँ पे आके आपके लिए फिर फिनलैंड ही रह जाता है, या अगर आपको कहीं और से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या इवन मिले ना भी, कि एक्सप्लोर भी अगर आपको करनी पड़ रही है, तो क्या आपको फिर पीआर का वेट करना चाहिए या सिटीजनशिप का वेट करना चाहिए, या जैसे ही कहीं यूरोप से आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको लगता है कि यार मेरा कैरियर वहां जल्दी स्टार्ट हो सकता है कंपेयर टू कि मैं यहाँ पे वेट करूं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए लोगों को? हाँ शुएब, इसके रीज़न यही है ना कि अक्सर हमारे काफ़ी सारे लड़के यहाँ पे आते हैं। एक तो हमारा इशू ये कि हम खुद को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब हम मास्टर्स भी यहाँ से कर लेते हैं, हमारे पास स्किल सेट भी होता है, लेकिन हम कहते हैं कि बस नहीं यार फिनलैंड में ही रहना है। इवन दो आपको पता है, सबको पता है कि फिनलैंड, बल्कि मैं अपने मतलब जो ऑडियंस उनको बता भी दूं कि फिनलैंड जॉब मार्केट इज़ नॉट द बेस्ट। फिनलैंड में बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज है और अब चूंकि इन्फ्लक्स भी ज़्यादा हो गया है, मतलब पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सो गेटिंग द राइट जॉब
इट माइट नॉट बी अ पीस ऑफ केक, मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब इतनी इजीली मिल जाए। खैर बहरहाल जब नई स्टूडेंट आते हैं, आप मास्टर्स करते हो तो मोस्टली आप 2 साल में करते हो, आपको 2 साल ही भी होते हैं फिनलैंड में। और मैंने काफ़ी सारे अगेन उसका भी लिंक है उसी पॉइंट से कि हम अपनी कम्युनिटी से नहीं निकलते। आपको यहाँ पे जो आपके सीनियर आए होते हैं, आपके बाकी लोग आते हैं, तो मोस्टली वो आपको इनकरेज करते हैं कि भाई फिनलैंड में ना आपको पीआर मिल जाता है, यहाँ का सिटीजनशिप प्रोसेस इजी है, यहाँ का रेजिडेंस परमिट प्रोसेस इजी है, यहाँ पे बेनिफिट्स है। हमारे लोग इवन दो दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब और इट्स टेकिंग टाइम फॉर देम टू फाइंड द जॉब, वो यही पे रह जाते हैं, मतलब और जॉब्स करते हैं, फूड डिलीवरी वगैरह, और अपनी जो उनकी फील्ड की जॉब होती है ना, तो वो मतलब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती। तो ये मिस्टेक आप कभी ना करें कि आप सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी की वजह से या आप रेजिडेंस परमिट के एक्सटेंशन की वजह से या सिटीजनशिप की वजह से आप अपना करियर कंप्रोमाइज करो। आप फिनलैंड के करीब आप जब फिनलैंड में होते हो, यू हैव द होल वर्ल्ड ओपन लिटरली। आप यहाँ से डिग्री करते हो तो ऑस्ट्रेलिया, इवन जो खैर ऑस्ट्रेलिया तो दूर है, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, आप अपने जो जॉब सर्च एनवायरनमेंट है वो आप ओपन रखो। बिल्कुल, मतलब यूरोप में आपको कहीं भी रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठे रहोगे, आपका एक तो आपकी डिग्री और आपकी जो जॉब लिस्ट है उसमें गैप आएगा। दैट से फिनलैंड में साल 2 साल बाद अपॉर्चुनिटी आती भी है, हाउ विल यू जस्टिफाई के मैं 1 साल यहाँ पे क्यों था? तो देयर इज नो नीड। जो आपका पासपोर्ट है, सिटीजनशिप, रेजिडेंस परमिट, उन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका एक्सपीरियंस है, आपका स्किल सेट है और आपकी नॉलेज है। तो फोकस उसी पे रखे। आपकी ये नॉलेज ज्यादा होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके पास जॉब होगी, कहीं और से एक्सपीरियंस होगा। रेजिडेंस परमिट, पासपोर्ट, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, इट विल कम इवेंचुअली। लेकिन अगर आप अपना वो कंप्रोमाइज करते हो करियर जस्ट बिकॉज दैट यू नीड टू गेट सिटीजनशिप, तो दैट्स नॉट द वे। और मतलब आपको सिटीजनशिप मिल भी जाए तो क्या फायदा होगा, मतलब इनफैक्ट ऑन यू ट्रेवल, मतलब यहाँ पे काफी सारे फिन्स है जो मतलब लोकल है, मतलब दे आर जस्ट लिविंग ऑन द गवर्नमेंट मनी, दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। तो सिटीजन आपको कोई हेल्प नहीं, आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है और आप जो टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो बेशक अपना प्रोफाइल जो है ओपन रखे ऑल ओवर द यूरोप और अप्लाई करते जाए जहाँ भी आपको जॉब मिलती है। बिल्कुल। और इस तरह का भी कॉन्सेप्ट शायद आपने थोड़ा सा नोट किया होगा कि जैसे आपने कहा ना कि पासपोर्ट मिल जाए तो क्या डिफरेंस हो जाएगा? नथिंग। एक तो पॉइंट ये है कि अगर आपको मिल जाता है पासपोर्ट और आप ये कह रहे हो कि जी मैं ट्रैवल कर सकूंगा पूरी दुनिया में, तो वो अपने पैसों से करना ना, वो होंगे तो आप करेंगे। एग्जैक्टली, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि साथ पैसे भी आपको देंगे ट्रैवल करने के लिए। और दूसरा आपने देखा होगा कि अपने आसपास भी प्रोफेशनल उसमें भी के माशाल्लाह कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास नेशनैलिटी नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में या बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है पासपोर्ट के, पासपोर्ट मिलेगा तो मेरी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ज्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है और पासपोर्ट के साथ आपको लैंग्वेज भी आती है तो फिर बढ़ सकती हैं अपॉर्चुनिटीज वहां पे, जहां पे फॉर एग्जांपल फिनिश कस्टमर है या डीलिंग इस तरह की आ गई है तो शायद वहां पे थोड़ा सा मसला है। लेकिन अगर आप में स्किल्स हैं और आप कंपनी का वो काम कर सकते हैं जो और मतलब खुद को अंडरएस्टिमेट ना करो आप, मतलब आप यू हैव द गट्स टू कम टू फिनलैंड, आपने अप्लाई किया है, फिर आपने यहाँ से मास्टर्स किया है, आप और जॉब साथ करते रहे हो, तो खुद को अंडर एस्टिमेट कभी ना करे कि मेरे पास ये स्किल नहीं है, मुझे कोई क्यों लेगा। आप अपनी इस प्रोफाइल बनाए, सीवी पे मेहनत करें, आप अप्लाई करें, बिल्कुल यू विल फाइंड अ जॉब। और जब वहां से यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी एग्जैक्टली मतलब जस्ट मूव ऑन। बिल्कुल सही है। अच्छा चलें, अब डिस्कशन थोड़ी सी हमारी एंड की तरफ जा रही है, तो अगर आप कोई जेनेरिक एडवाइस करना चाहो यूथ को, स्टूडेंट्स हैं जितने भी, कैरियर के हवाले से, लाइफ के हवाले से, कि आगे कैसे उनको मूव ऑन करना चाहिए। आजकल हालात जाहिर ऐसे हैं कि हर एक कोई मुश्किल पड़ी हुई है, मिडिल क्लास वाले बेचारे और मिडिल क्लास में चले गए हैं और बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, तो कुछ अगर गाइड करना चाहो आप। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। सॉरी मुझे वो उससे आया, लेकिन बात यही है कि मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि एक तो कभी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, मतलब जब तक सेहत है, मतलब आपकी इफ यू आर इन गुड हेल्थ, हाथ पांव काम कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी। बेशक अक्सर हमारे लोग में ये होता है ना कि हम जब और जॉब कर रहे थे, जब हमारी प्रॉपर जॉब नहीं चल रही है, जब हम स्टडी कर रहे होते ना,
तो हमें थोड़ी सी वो फीलिंग आती है कि यार ये मैं क्या जॉब कर रहा हूँ. देयर इज नो शेम इन कोई दैट. फर्क नहीं, बिल्कुल. मतलब मैं जब मुझे याद है मैं जब पेपर डिलीवरी करता था मैं बड़े शौक से करता था. मैं कहा यार मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं सुकून से मैं ट्रेवल अपना कर रहा हूँ, वो डिग्री भी साथ हो रही है, तो उसका पॉजिटिव है. एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे फिनिश लोगों को मैंने देखा है कि दे राइट इन देयर सीवी एज देयर एक्सपीरियंस वर्किंग एट बर्गर किंग. बिल्कुल. तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बेशक आप उसका वो करें. दूसरा, फिनलैंड में लेट्स से अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर सबको जॉब मिले, आपको प्रोफेशनल जॉब मिलती है, तो फिनलैंड वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम मिलता है. यहाँ पे वर्क आपको तंग नहीं करता, वही आप 9 to 5 9 to 4 काम करते हो, उसके बाद आप फ्री होते हो. तो आपका जो अपना फ्री टाइम होता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिसकी अभी जॉब हुई है और जो सोच रहे प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने फिनलैंड में रहना है, तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करें. मतलब जब तक आपकी फैमिली नहीं आई है, अब मिसाल के तौर पे अक्सर लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि या ज़ीशान भाई आप पीएचडी भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? तो रीज़न इसकी यही है कि आपके पास फिनलैंड में वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके पास फ्री टाइम मिलता है. तो बजाय उसके कि आप उसमें मतलब महफिल लगाए, ठीक है वो भी करे, मतलब कभी कभी महफिल लगाए, हांडी बनाए, बिरयानी बनाए, नेटफ्लिक्स देखे, मूवीज देखे. तो मैं एक किताब पढ़ रहा था स्टेफन कोवी की, और किताब का नाम है, आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि सब पढ़ें, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. तो उसमें जो थर्ड हैबिट था, उसमें उसने बंदे ने बात लिखी थी कि कहते हैं कि आप एक दिन बैठो अकेले, एक पेन पेपर उठाओ और उसमें अपने लिखो कि भाई मैंने जिंदगी में क्या करना है, व्हाट आर माय गोल्स. कहते फिर आप सोचते हो कि अपने गोल पे अगर कि भाई वाकई मैंने जिंदगी में क्या करना है. अगर आपका मकसद यही कि मैं जिंदगी भर मैंने 9 to 5 जॉब करनी है फॉर समवन एल्स एंड देन आई विल रिटायर, बीवी बच्चे होंगे, दैट्स इट, तो फिर तो ठीक है, फिर आप करो मतलब. लेकिन अगर आपके कोई और गोल्स है, इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, तो आप बैठ के लिखो पेपर पे और फिर उस पर सोचो कि इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो फ्री टाइम होता है उसको यूटिलाइज करें किसी प्रोडक्टिव काम में, दूसरे काम में. यू कैन जनरेट फॉर योर सेल्फ, मतलब अपने लिए कोई पैसिव इनकम का सोर्स. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी एनी अदर सोशल मीडिया, कोई मतलब शॉपिफाई, मतलब ऑनलाइन कोई शॉप स्टार्ट करे, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करे, वट एवर इन्वेस्टमेंट आप करे, ट्रेडिंग करे, जो भी करते हैं. तो फ्री टाइम को आप यूटिलाइज करें बिल्कुल फॉर पॉजिटिव थिंग्स. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मतलब बस सारा कुछ छोड़ दो, एंटरटेनमेंट उसके लिए भी टाइम रखें, स्पोर्ट्स खेलें, बट हर एक चीज को ना डिवाइड करें. लेट्स से अगर आप काम से फ्री होते हैं, आप जिम जाते हो, उसके बाद रात को 1 घंटा ना अपनी ग्रोथ को दिया करें. बिल्कुल. तो अक्सर हम लोग करते हैं ना कि इट्स टू लेट टू स्टार्ट, कि बस काफी यार अब बस अब तो बूढ़े हो गए, अब तो बस टाइम निकल गया. देयर इज नेवर टू लेट. उसकी सबसे अच्छी मिसाल वो KFC वाला बाबी की है. हाँ बिल्कुल. एट द एज ऑफ 60 उसमें स्टार्ट किया था KFC. सो देयर इट्स नेवर टू लेट. और मेरी तो यही सजेशन है आपको कि फ्री टाइम को अपनी ग्रोथ के लिए, बेशक आप बुक्स पढ़ लें, बुक से आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन टाइम को वेस्ट ना करें, ऑलवेज कीप ग्रोइंग, जो भी हो. ठीक है, चलो थैंक यू ज़ीशान, आपने टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ज़ीशान भी फिनलैंड के हवाले से वीडियोस बनाता है, तो अगर आपका मीम वाला थोड़ा सा है ना एंगल, और आपको फिनलैंड के बारे में डिफरेंट फैक्ट्स वगैरह जानने हैं, तो मैं इसके चैनल का लिंक भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और मेंशन भी कर देते हैं. एक्चुअली फिनलैंड चैनल का नाम है, तो आप ज़रूर जाके चेक करें और होपफुली आपको मज़ा भी आएगा देखने का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. और कुछ आप ऐड करना चाहो तो लास्टली कर दो ऐड. हाँ, और मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड मी ऑन लिंक्डइन. मतलब मैं शोएब भाई से कह दूंगा कि मेरा प्रोफाइल भी उसमें ऐड कर दे. ठीक है. आपको, मैं वायरलेस का एक्सपर्ट हूँ, बट ओवरऑल मतलब आपको कोई भी सजेशन चाहिए हो, पर्सनली कोई ओपिनियन चाहिए हो, सो फील फ्री टू राइट टू मी, और I will make sure that I help you. Thank you very much. And चलें जी, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे. आई होप आपने ज़ीशान की जर्नी से, ज़ीशान के एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और कोशिश करें कि जिस हवाले से ज़ीशान ने आपको गाइड किया है उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा अपने कैरियर में. तो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.